नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि के YouTube चैनल ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आते हैं भाई, हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज में कई टॉपिक हो चुके हैं। आज बारी है बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बड़े ही अच्छे टॉपिक की, जो लगातार जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे जो आरओ का एग्जाम हो, चाहे जो हो, ठीक है ना। आज बारी है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। तो खैर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक ही वीडियो में एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो आते हैं भाई, राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ एमसीक्यू पूछे गए हैं उसके विकल्प पे अच्छे से हम लोग डिबेट करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। आपको पता होगा कि गणतंत्र शब्द का जो प्रयोग है यह है प्रियम्बल में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में किया गया है मतलब कि जो राज्य की प्रकृति है, राज्य की प्रकृति में कई सारी चीजें कही गई हैं, जैसे संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और लास्ट में प्रयोग किया गया है गणतंत्रात्मक या गणराज्य, ठीक है ना। तो ये जो गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? सीधा सा इसका अर्थ होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जो देश का या राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, ना तो मनोनीत होगा, ना तो वंशानुगत होगा, बल्कि उसका जो है निर्वाचन होगा, उसका चुनाव होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, ठीक ना भैया, भारत का संवैधानिक प्रमुख है। और इसके अलावा यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख है। आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 53 के माध्यम से, अनुच्छेद 53 के माध्यम से सीधा सा कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना। तो पूरी कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और गणतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा, बल्कि उसका जो है निर्वाचन होगा और वह जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ठीक। तो ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि गणतंत्र का प्रमुख तो भारत का राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है, ठीक ना भैया। तो ये पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आरओ मेंस में वर्ष 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन कथन और कारण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका, अभी अभी हमने बताया कि भाई आर्टिकल जो 53 है यह सीधा सा कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक। तो आर्टिकल 53 से पहला वाला जो कथन है वो आधारित है। फिर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि अनुच्छेद 74 जैसे ही आप पढ़ते हैं तो सीधा सा कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसी मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है ना। तो बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति की भी अपनी लिमिटेशन होती है। भारत का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह शक्तियों को तो डिवाइड करता है, शक्तियों का विभाजन करता है सरकार के अंगों के बीच, साथ ही साथ शक्तियों को सीमित भी करता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि किसी बॉडी, किसी संस्था, किसी निकाय की सीमित शक्ति जो है असीमित होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों की शक्ति सीमित होती है, शक्तियों का विभाजन होता है। ये अपने संविधान की एक खूबसूरत विशेषता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो कारण है ये गलत होगा, ए सही होगा, आर गलत होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ए सही, आर गलत, तो आपका सी आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। कब क्वेश्चन पूछा गया? यूपी मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में वर्ष 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखना। कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक क्वेश्चन कथन के फॉर्म में है। कह रहा है कि वह कौन सा पद है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। मतलब कि कुल मिला जुलाकर सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि संवैधानिक और राष्ट्र का प्रमुख पूछना चाह रहा है, क्योंकि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन नेतृत्व नहीं करेगा। नेतृत्व कौन करता है? वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। यहां पर जरा देखना कि भारत में भाई संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय प्रणाली, और इस संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक सरकार का जो है वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख, और एक होता है संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख या कहें कि औपचारिक प्रमुख होता है, जो भी ऑप्शन दे।
तो जो वास्तविक प्रमुख होगा ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। वहीं पर जो संवैधानिक प्रमुख होगा या औपचारिक प्रमुख होगा यह भारत का राष्ट्रपति होता है। तो उसी के लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है ना, कि वह भारत का, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। भाई जो भी आर्टिकल 77, सुनना जरा, आर्टिकल 77 ये सीधा सा कहता है कि संघ के जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 77 से भी ये क्वेश्चन रिलेट आप कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से संघ के सारे कार्य जो है किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्र का वह प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब आप वास्तविक तौर पर देखेंगे तो राष्ट्र का जो नेतृत्व है वह राष्ट्रपति ना करके वह प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। परंतु वह जो है राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है लेकिन प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है भैया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। ये यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखना, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से दो आर्टिकल रिलेट करते हैं। अगर मैं निर्वाचन की बात करूं तो निर्वाचन से दो आर्टिकल रिलेट करते हैं। एक अनुच्छेद 54 आपको याद रखना है और दूसरा अनुच्छेद आपको 55 याद रखना है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, यहां पर निर्वाचन मंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। निर्वाचन मंडल मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। तो सवाल है कि 55 में क्या कहा गया है, तो 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान है। प्रक्रिया का प्रावधान है कि मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर होता है, ठीक ना। आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। चूंकि जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं यहां पर संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद और संसद के दो सदन, एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा। कुल मिलाकर जो लोकसभा है यहां के केवल का केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और वहीं पर जो राज्यसभा है इस राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे यही निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस और कौन लोग होंगे, जो सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं, सभी राज्यों की विधानसभाएं, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कुल मिलाजुलाकर जो निर्वाचित की पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन के आधार पर जो है सदस्य या जो है मेंबर बने हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा 17वां संविधान संशोधन 1992 एक किया गया, 17वां संविधान संशोधन 1992, और इसके माध्यम से कहा गया कि भैया दिल्ली और पांडिचेरी इन विधानसभाओं की जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हो चुका है जहां पर विधानसभा का प्रावधान है, जहां पे विधानसभा है। जैसे दिल्ली में विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है, तो यहां पर निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। तो क्या जम्मू कश्मीर के भी पार्टिसिपेट किए? नहीं, अभी शामिल नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आगे कुछ अमेंडमेंट के द्वारा इनको शामिल कर लिया जाए। तो ये पूरा आपका जो है निर्वाचन मंडल हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। आपको यह पता होना चाहिए कि जहां जनता वोटिंग करती है उसको हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जहां जनता ना वोट करके कोई दूसरी बॉडी वोट करे उसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो यहां तो जनता वोट नहीं कर रही है, यहां कोई दूसरी बॉडी, संसद के जो है निर्वाचित सदस्य वोट कर रहे हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य वोट कर रहे हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के जो है सदस्य, निर्वाचित सदस्य वोट कर रहे हैं। जनता डायरेक्ट वोट नहीं कर रही है, इसलिए जहां जनता वोट करेगी उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, और जहां पर जनता वोट नहीं करेगी उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। उसी से लेकर क्वेश्चन पूछा गया। तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑप्शन जो डी है इसका डी आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखना, वही जो हमने बताया
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही संबंधित क्वेश्चन 5वां नंबर को क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि भाई 17वां संविधान संशोधन 1992 किया गया और कहा गया कि भाई दिल्ली और पांडिचेरी इन दोनों विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भैया, निर्वाचित सदस्य, ये पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है ना, तो वही कह रहा है। तो ऑप्शन आप आसानी से लगा सकते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी होगा ये आपका राइट होगा। एक क्वेश्चन आरओ में पूछा गया, वर्ष 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखना। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, मतलब कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो कब पात्र नहीं होगा। तो पहली बात अगर हम यह देखें, कह रहा है कि वह स्वयं प्रत्याशी हो, तो प्रत्याशी आगे पढ़ते हैं, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, मतलब कि वह जीत चुका हो और शेष उसको बहुमत सिद्ध करना हो। फिर कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। एक कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। इसको सुनना जरा, दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कब पात्र नहीं होगा? आपको हमने यह बताया कि जैसे संसद होती है और संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा होती है। उसी प्रकार राज्यों में राज्य विधानमंडल होते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानमंडल होंगे और विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होगी और दूसरा विधान परिषद होगा। तो सवाल है कि हमने किन सदन के जो है निर्वाचित सदस्यों को कहा कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने बताया कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो जो विधानसभा है इसको हम निम्न सदन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको निम्न सदन कहते हैं। और जो विधान परिषद है इसको हम उच्च सदन कहते हैं। कुल मिला जुलाकर इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। जो विधानसभा है इसको राज्य के लोकसभा से कोरिलेट कर सकते हैं और जो विधान परिषद है इसको संसद के एक सदन राज्यसभा से कोरिलेट कर सकते हैं, राज्यसभा से। ठीक है ना, तो हमने ये बताया कि भैया एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं और दूसरा हमने बताया सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, और विधानसभाओं को हम क्या कह सकते हैं, विधानसभाओं को हम कह सकते हैं कि मतलब कि निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऑप्शन में उच्च सदन दिया है तो उच्च सदन का अगर सदस्य होगा तो कुल मिला जुलाकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन जरा देखना, सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तभी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मतदान के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि वो उच्च सदन का हो। अगर उच्च सदन का होगा तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और उच्च सदन हमने बताया कि विधान परिषद से हो। अगर विधान परिषद के चूंकि सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन मंडल के जो है निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन होगा उसी वाला ऑप्शन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखना। कह रहा है कि भारत के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। एक क्वेश्चन कब पूछा गया? 1992 में पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति की जो योग्यताओं की चर्चा है, मैं आपको बताते चलूं कि आर्टिकल जो 58 है इसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं की चर्चा है और 3 प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहला कि भाई उसकी जो आयु हो वो 35 वर्ष से कम ना हो। दूसरा ये कहा गया है कि वह भारतीय नागरिक हो
भारतीय नागरिक हो। तीसरा ये कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पात्र होगा या राष्ट्रपति की अर्हता होगी, उसमें राष्ट्रपति के लिए योग्य होगा, पद के लिए योग्य होगा, जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो तीन, एक तो न्यूनतम उसकी 35 वर्ष आयु हो, दूसरा भारतीय नागरिक हो, और तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तीनों जो है सेगमेंट आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 58 में पूरी तरह दिया गया है और तीन ही जो है इसकी योग्यताएं होती हैं। हालांकि संसद चाहे तो और योग्यताओं का निर्धारण वो कर सकती है, ठीक है ना। तो खैर इसमें जरा देखते हैं, आवश्यक नहीं है। तो क्या 35 वर्ष की आयु आवश्यक नहीं है? नहीं भैया, ए है, तो ए तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि पढ़ा लिखा हो। क्या हमने कुछ बताया कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ऐसा कुछ हमने जिक्र किया तीन योग्यताओं में? तो यही आपका ऑप्शन होगा, यही आपका ऑप्शन होगा। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। सांसद मतलब कि वो जो है एक प्रकार से लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। देश का नागरिक हो, तो ये तीनों हमने बताया। पढ़ा लिखा हमने नहीं बताया, ठीक है ना। तो पढ़ा लिखा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आर्टिकल 58 में। सो आप जो है इसका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखना क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन कब पूछा गया? ये लोअर पीसीएस में वर्ष 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति, देखिए भारत में दो प्रकार से लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं। एक तो कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आए, जो भारत का नागरिक नहीं है, वह भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में ही जन्म ले, जैसे हमारे आपके बच्चे जो होंगे वो अगर जब जन्म लेंगे तो वो भारतीय नागरिक अंडरस्टैंड होंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है, वो आकर भारत की नागरिकता ले ले, तो उस व्यक्ति को भी भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हो। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। नहीं भैया, भारत का नागरिक होना ये पर्याप्त है, ना कि भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। ये जो योग्यता है मैं आपको बताते चलूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहां पर अमेरिकी मतलब कि अमेरिका में जन्म लेना, जन्म से नागरिकता अमेरिकी होना, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ये गलत होगा। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो आप एलिमिनेट मेथड लगा के भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। हालांकि एक क्लास है तो पूरी तरह हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी होनी चाहिए। तो हमने बताया कि भाई कम से कम 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ठीक, आपका जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा, बी। ठीक है भैया। एक क्वेश्चन लोअर पीसीएस प्री में पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता तो अनुच्छेद जो 57 है, आर्टिकल 57, ये राष्ट्रपति के। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं कि जो 67वीं बीपीएससी हुआ, 67वीं बीपीएससी, इस 67वीं बीपीएससी में भी इस 67वीं बीपीएससी में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन क्या दिया था कि राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है या कितनी बार भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसा कुछ संविधान में जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहां पर मैक्सिमम 2 बार वो राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है। लेकिन भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति एक बार चुन लिया जाए, बार बार वो चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 57 है इसको पूरी तरह सहारा देता है। तो अनुच्छेद जो 57 है ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में वर्ष 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 52 में आपको बताते चलूं कि सीधा सा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का
संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का एक प्रकार से प्रथम नागरिक होता है, वह भारतीय गणतंत्र का एक प्रकार से सर्वोच्च पद है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना। अनुच्छेद 54 हमने बताया कि भाई निर्वाचन मंडल के बारे में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हमने बताया कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य की जो विधानसभाएं हैं इसके निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे निर्वाचन मंडल में। यह भी हमने बताया कि 17वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और दिल्ली और पांडिचेरी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 55 हमने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति बताया, आनुपातिक मत पद्धति बताया, ठीक है ना, गुप्त मतदान पर आधारित बताया, और जो निर्वाचन इनका होगा वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, क्योंकि जनता नहीं चुनती है बल्कि जनता के चुने हुए सदस्य चुनते हैं। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखना। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ये देखिए जरा, अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। हालांकि दो अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग में आपको याद रखने चाहिए। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 56, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 56 ये बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जाने का कारण क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जाने का कारण क्या होना चाहिए, ये आर्टिकल 56 बताता है और कहता है कि अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान को वायलेट करे, अगर संविधान को वायलेट करता है राष्ट्रपति, सो उसके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, ये आर्टिकल 61 में दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया ये 61 में दी गई है और यही आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, वो आर्टिकल आपका 61 होगा। ठीक, आपको यह पता होगा कि संसद में महाभियोग की यह प्रक्रिया लाई जाती है और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा होती है। चाहे जिस सदन में इसके जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, हालांकि इसके ऊपर जो आधार बनाया जाएगा वो संविधान के उल्लंघन का या संविधान के अतिक्रमण का, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का आधार बनाया जाएगा और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हालांकि जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पे और कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दे कि भाई हम आपको जो है आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद इसको विशेष बहुमत से पास किया जाता है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाता है। देन ये जो है राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में भी उसी प्रक्रिया से पास होने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ जाएगी और कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए उतने समय जो होगा योग्य वह उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी की बात बताते चलूं आपको कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 लाया गया था। यह सवाल हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली रहे तो उतने समय राष्ट्रपति का कार्यवाहक का पद कौन संभालेगा। तो यह हुआ कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के माध्यम से यह तय हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली रहता है तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा या वरिष्ठ न्यायाधीश ये जो है राष्ट्रपति के पद को संभालेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है ना। ये सीन तो घटी ही है, आप याद रख सकते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह को जब बीबी गिरी जो है इस्तीफा देते हैं अपने पद से तो तुरंत जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह को बनाया जाता है राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका 61 होगा। ये जो आर्टिकल 39 है
39 डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हमने बताया कि भाई डीपीएसपी ये संविधान का जो भाग 4 है उसमें इसकी चर्चा की गई है। संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा है, 36 से लेकर 51 तक। और उसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कई पार्ट हैं, हालांकि आपको अनुच्छेद 39 घ जरूर याद करना चाहिए। अनुच्छेद 39 घ सीधा सा कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी मजे की बात आपको बताऊं कि बीसीसीआई ने क्या किया कि महिला क्रिकेट टीम को पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर जो मंथली वेतन देना चाहिए, पेमेंट देना चाहिए, उतना बराबर कर दिया है। पहले क्या थी, अपारदर्शिताएं थी पेमेंट को लेकर, महिलाओं का कम था, पुरुषों का ज्यादा था। लेकिन बीसीसीआई ने एक निर्णय लिया कि भाई महिलाओं का भी उतना ही पेमेंट होना चाहिए जितना पुरुषों का है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप रिलेट कर सकते हैं अनुच्छेद 39 घ से। एक मजे की और बात बताऊं कि 39 बी और सी भी आपको पढ़ना चाहिए, जो भारत में समाजवादी तथ्यों को जो है प्रदर्शित करता है या उल्लेखित करता है। सीधा सा कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो भौतिक संसाधन है उनका संकेंद्रण ना होने पाए, उनका सम वितरण हो। हालांकि नो डाउट जब आप ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ते हैं, वैश्विक असमानता रिपोर्ट पढ़ते हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 पढ़ते हैं, तो आपको एक ओवरलैप या ह्यूज गैप दिखाई पड़ता है, ठीक ना। खैर वो व्यवहारिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष आप याद रखें, वो ज्यादा ठीक है। अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ली गई शपथ का प्रावधान है। और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ जो ली जाती है, अच्छा अनुसूची एक है, अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदों के जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो एक बार पूछा कि अनुसूची 3 में किस पद के शपथ का प्रारूप का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति ही है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप का उल्लेख है अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी है, राज्यपाल भी है। तो 3 पोस्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तीनों के शपथ के प्रारूप अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप पसंद आया होगा, ये चारों ऑप्शन को लेकर डिस्कस कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होगी देनी। अभी हमने बताया कि 14 दिन पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। निर्वाचन गण, ये निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है। अब सुनना जरा, हमने क्या बताया, निर्वाचन मंडल, हमने ये बताया कि भाई निर्वाचन मंडल के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो। दूसरा हमने ये बताया कि सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे। तीसरा हमने बताया कि 17वां संविधान संशोधन 1992 किया गया और उसके माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी इनके निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक पूछ रहा है कि वे कौन से जो है बॉडी है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो पार्टिसिपेट करती है लेकिन महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। और महाभियोग में हमने बताया कि भाई महाभियोग जब लाया जाएगा तो संसद में ही लाया जाएगा और संसद के चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, सारे सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। निर्वाचन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे आप देख लीजिए, लोकसभा तो दोनों में पार्टिसिपेट करती है, राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट करती है। राज्य की विधान परिषदें ये तो जो है उसमें ही पार्टिसिपेट नहीं करती है, निर्वाचन में ही। निर्वाचन मंडल में कहां है? राज्य की विधानसभाएं, ये राज्य की विधानसभाएं देखिए, राज्य की विधानसभाएं एक ऐसा निकाय है जो राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल में तो शामिल होता है परंतु महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन होगा, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1996 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया, बाप रे। क्या कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। भाई एक कंडीशन घटी हुई है और जैसे ही कंडीशन हुई है तब जाकर जो है संसद ने जो है संसदीय विधि से एक कानून बनाया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। इसको आप लोग लिख लेना, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार 1969 ये सीधा सा कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद, मतलब कि चाहे वो डेथ के द्वारा हो, त्यागपत्र के द्वारा हो, महाभियोग के द्वारा हो या फिर कार्य करने में वो असमर्थ हो, तो उस दौरान होता क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। लेकिन अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बन रहा है उपराष्ट्रपति वह भी खाली हो, तब ये जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 व्यवस्था करता है कि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक ना भैया। तो ये हुआ आपका, तो कुल मिला जुला कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखना। कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद जब आप 85(2) पढ़ेंगे तो 85(2) में राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। क्योंकि देखिए संसद के दो सदन हैं, एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। ये राज्यसभा अस्थाई सदन है और यह अस्थाई सदन है, यह अस्थाई सदन है, यह उच्च सदन है, यह निम्न सदन है। इसे ना तो भंग किया जा सकता ना तो समाप्त किया जा सकता है। इसे भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया था कि विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक ना, भंग नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा इसको जो है इसका विघटन किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। हालांकि जब राष्ट्रपति इसको करेगा भंग, तो क्या करता है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसी के परामर्श, आर्टिकल 74 आप याद रखिए, अनुच्छेद 74 याद रखिए। अनुच्छेद 74 सीधा सा कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब कहेगी तो जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सो जो है क्या करेगा, भंग करेगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर सी वाला ऑप्शन। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अब देखना जरा होता क्या है कि संसद है, अपना प्यारा सा संसद है और संसद के दो सदन, एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। कोई सिंपल एक प्रकार से विधेयक लाया गया, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक यहां लाया जाता है तो मतलब कि कुल सदस्यों का अगर 50% अगर पास हो जाता है तो एक कहां पे चला जाता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा के भी कुल सदस्यों का अगर 50% पास कर देते हैं तो ये जो है राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद ये अधिनियम कानून बन जाता है, विधेयक। तो जो लोकसभा है और राज्यसभा, मान लीजिए कि लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा के द्वारा इस पर विवाद खड़ा कर दिया गया, नहीं पास किया गया, या राज्यसभा में पेश किया गया और लोकसभा ने नहीं पास किए, तो कुल मिला जुलाकर अगर साधारण विधेयक पर कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए, संसद में विधेयक ना पास होने पाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करता है और संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों की, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुला लेता है और फिर जो है कुल सदस्यों का सिंपल मेजोरिटी से, 50% की मेजोरिटी से ये क्या करता है, विधेयक को पास करवा देता है। आसानी से पास भी हो जाएगा क्योंकि लोकसभा के सदस्य इसमें ज्यादा है, राज्यसभा के कम है, आसानी से विधेयक पास हो जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस संयुक्त बैठक जो हो रही है
इस संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता पूछे तो अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 118 का जो सब क्लास 3 है, इसके तहत स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक ना भैया? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है बैठक और स्पीकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो हमने ये बताया कि भाई संसद के 3 अंग, संसद के 3 अंग, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो 3 अंग होते हैं। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो पार्ट तो ये है। फिर क्या कह रहा है कि कारण में, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स कोई भी कानून अगर बनता है तो संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग वीटो की शक्ति भी प्राप्त है। चाहे तो उस विधेयक को वो पास करने से मना कर दे, अधिनियम बनने से मना कर दे। ठीक है ना? खैर वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसको ऐसी पावर दी गई है उसको रोकने की, उसको पॉकेट की तरह जो है एक प्रकार से स्टॉप करने की, कुछ ना बोलने की। तो ऐसा लगता है कि हां वीटो का प्रयोग कर रहा है वो। तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तो वही कह रहा है कि संसद का वो भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो ए होगा। स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक ना? क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में वर्ष 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखना। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अभी अभी हमने बताया कि वीटो जैसी शक्ति इसको प्राप्त है और आर्टिकल 111 का प्रयोग करके एक किसी विधेयक को रोक सकता है। 3 प्रकार से रोकता है। एक होता है, अगर हम वीटो को जाने तो एक होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो। एक होता है निलंबनकारी वीटो। एक होता है निलंबनकारी वीटो। एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो एक ऐसा वीटो होता है कि जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट व्यक्ति, कौन से प्राइवेट व्यक्ति होंगे? जब मंत्रिमंडल के अलावा, जब कोई किसी मंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जब विधेयक को ले आए, प्रस्ताव को ले आए विधेयक के रूप में, तो उसी को हम प्राइवेट विधेयक कहते हैं। तो प्राइवेट विधेयक के संबंध में अत्यंतिक वीटो का अधिकांशतः राष्ट्रपति प्रयोग करता है। या फिर ऐसा हो कि लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया हो, संसद ने पास कर दिया हो, और लोकसभा फिर कुछ ही महीने बाद जो है, कुछ ही दिन बाद लोकसभा क्या हो, विघटित हो गई हो, और जैसे ही नई लोकसभा गठित की जाएगी तो नई लोकसभा के लिए नया जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। तो वो क्या कहेगा कि राष्ट्रपति से एक काम करिए, आप जो है इसको विधेयक को पास मत करिए। तो राष्ट्रपति पास नहीं करेगा। अत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या है कि निलंबनकारी वीटो कि कोई भी विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा के पास होने के बाद देन राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति क्या करता है कि उसको एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इसी को हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ठीक है ना? पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति अपने जेब में ही रखकर, जान लीजिए कि लगभग मेज पे ही रखकर भूल जाता है। मतलब वो वीटो पास नहीं हो, वो जो है विधेयक पास नहीं हो पाता है, उसी को पॉकेट वीटो का। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था डाक विधेयक के संबंध में। एक्चुअली पहले क्या था कि जो डाकिया था वो किसी डाक को खोल करके, ओपन करके देख सकता था कि इसमें क्या चीजें कही गई हैं, अगर वो चाहे तो। मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बाद में कहा कि भाई ये जो है राइट ऑफ प्राइवेसी के और आर्टिकल 21 के खिलाफ है।
और उतने समय ज्ञानी जैल सिंह ने इस जो है विधेयक को, डाक विधेयक को पारित करने से मना कर दिया था। कुल मिला जुलाकर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, ठीक है ना। चूंकि भाई मूल अधिकारों के उल्लंघन में है ये कि कोई डाकिया उसके जो है किसी के प्राइवेट जो है लेटर को देख सके या मैटर को देख सके। क्वेश्चन कब पूछा गया है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 108 में हमने संयुक्त बैठक बताया आपको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अब देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश क्या होता है कि भाई संसद है, संसद के 3 सत्र होते हैं। एक सत्र होता है बजट सत्र, एक सत्र होता है मानसून सत्र, एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है ये फरवरी से लेकर मई तक चलता है, और जो मानसून सत्र होता है यह जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, और जो शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर दिसंबर चलता है। मान लीजिए कि संसद का सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके तात्कालिक रूप से वह कानून बना सकता है, उसी को हम अध्यादेश कहते हैं। और इस अध्यादेश की पावर वही होगी जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की पावर होती है। और आपको यह भी बताते चलूं कि यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक लागू हो सकता है, और न्यूनतम अगर पूछे तो न्यूनतम 6 सप्ताह तक ये लागू हो सकता है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राज्यों में जब राज्य की विधानमंडल सत्र में ना चल रही हो, विधानसभाएं सत्र में ना चल रही हो, उस स्थिति में राज्य में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल भी अपने अध्यादेश का प्रयोग करता है, और राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके इसी प्रकार अध्यादेश जारी करता है राज्य में, ठीक है ना। तो ये आपका अनुच्छेद हुआ। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, इसको हम पढ़ाएंगे, आपात, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 200 क्या है? जब राज्यपाल को यह लगता है कि एक ऐसा कोई विधेयक राज्य विधानमंडल पारित करने जा रहा है जो न्यायालय की अवमानना से संबंधित है, संविधान की परिभाषा से संबंधित है, राष्ट्र की संप्रभुता से संबंधित है, तो क्या करता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देता है। और राज्यपाल इसका प्रयोग किसके अनुच्छेद के तहत करेगा? इसका प्रयोग अनुच्छेद 200 के तहत करेगा। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 356 क्या है? आपने संवैधानिक आपातकाल पढ़ा होगा, आपने राष्ट्रपति शासन पढ़ा होगा, तो उसी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। ये जो अनुच्छेद 143 है, राष्ट्रपति को भाई किसी भी विधि मामलों में कोई कानूनी अगर मामला हो तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से उस विधि संबंधित प्रश्नों पर जो है उत्तर मांग सकता है। हालांकि मैं आपको यह बताते चलूं कि ना तो वो उत्तर देने के लिए बाध्य है, ना तो उसके द्वारा उत्तर दिया गया राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है ना। तो इतना आप जानते रहिएगा इसमें अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 129, जब आपको हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जब अनुच्छेद 129 पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा है। अभिलेखीय न्यायालय, ये अभिलेखीय न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और वो निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के दूसरे भी मामले उसमें उस डिसीजंस का आधार बनाया जाता है कि महोदय आपने फला फला केस में ऐसा कुछ जो है डिसीजन दिया था, ठीक है ना। तो अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी आर अंबेडकर को याद करिए, बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को लेकर, ठीक है ना। तो ये यूपीपीसीएस मेंस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए, 2 अवधि क्या, इनको 3 अवधि मान लीजिए। राजेंद्र प्रसाद एक बार तो बेचारे 1950 से बने 1952 तक, 1952 में जब निर्वाचन इनका हुआ तो 1952 से लेकर 1957 तक बने, फिर 1957 में फिर चुने गए, 1957 से
62 ही आएगा ना, हाँ 62 तक। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति, आते हैं उपराष्ट्रपति पे 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा? नहीं, जनता के द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो बहुत सारी बॉडी पार्टिसिपेट करती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, ए वाला, संसद के दोनों सदन के द्वारा, चाहे वो जो है निर्वाचित हो या मनोनीत हो, कोई भी हो, वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कब पूछा गया? उत्तराखंड पीसीएस प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। ये 3-4 काट दीजिए, 1 और 2 होगा, ठीक है ना। वही संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो पीसीएस प्री में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अच्छा देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हाँ, उपसभापति जो होगा वो राज्यसभा का मेंबर होता है, वो उसी में से उसका चुनाव होगा। तो सवाल है कि राज्य में भी एक संस्था ऐसी ही होती है उच्च सदन की भांति, राज्य विधान परिषद। तो क्या राज्य विधान परिषद का जो सभापति होगा वो भी कुछ और होगा कि या उसी सदन का सदस्य होगा? नहीं, उपसभापति और सभापति दोनों ही राज्य परिषद जो विधान परिषद है उसके सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो आंसर होगा कि सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। सो आपका एक क्वेश्चन और है शायद, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो वह हमने बताया कि नहीं कि राज्यसभा का वो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं होता है लेकिन सभापति होता है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम किसी नए टॉपिक पे आते हैं, नए एनर्जी, नए उत्साह, नए अध्याय के साथ। आप लोग थोड़ा सा वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट जरूर हमको बताइए, ठीक ना भैया। थैंक यू सो मच।